चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें उसका जो पहला पार्ट है जिसे हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं, एनिमल टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे। और एनिमल टिश्यू में हम लोग आ गए थे अपने एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया था, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फीचर और फंक्शन है जो हमने डिस्कस कर लिए थे। और हम आ गए थे अपने दूसरे पार्ट में जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कनेक्टिव टिश्यू का। और यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के लास्ट पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जहाँ पर बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में डिटेल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी बस ये बात है कि हमें इनके अब जो है डिस्क्रिप्शन पूरा देखना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। इन्हीं को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं तो सेल्स के बीच में जो है काफी गैप जो है पाया जा सकता है, ये स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए ये लूज अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, या बोला जाए स्पॉन्जी अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें इनके इंटरसेलुलर स्पेस की प्रेजेंस की वजह से लूज एरियोलर टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक होते हैं, इनके दो टाइप हैं, एक एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। देखेंगे कि दोनों टिश्यू कैसे हैं और दोनों के बारे में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले एक एक करके शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उन कंपोनेंट्स में क्या होता है ये हम देखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स में कुछ सेल्स होती हैं, फाइबर होता है और मैट्रिक्स होता है, जैसा हमने कनेक्टिव किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो अलग अलग तरह की सेल्स हैं, इन सेल्स का अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग तरह के फाइबर हैं और सभी अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह का मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो भी फिलर मटेरियल होता है, किसी भी टिश्यू का जो फिलर मटेरियल होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर है कि इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स जो है इनके सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये ग्राउंड सब्सटेंस यानी बात कर रहा है किसकी, मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो इनमें ये कुछ अलग अलग तरह की सेल्स हैं और इन अलग अलग तरह की सेल्स का अलग अलग हमें फंक्शन देखने को मिलता है। एक के बाद एक देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं और क्या उनका फंक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू का नाम ही इसलिए पड़ा है बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस में ये टिश्यू पाया जाता है या इंटरसेलुलर कंपोनेंट फॉर्म करता है और इसीलिए इसे इंटरस्टिशियल टिश्यू भी कहते हैं। तो आप इसे एरियोलर टिश्यू कह लीजिए या इंटरस्टिशियल टिश्यू कह लीजिए। इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियम का मतलब होता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरस्टिशियल टिश्यू का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन करने वाला टिश्यू, और इंटरसेलुलर स्पेस में ही इन सेल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो बेसिकली ये टिश्यू कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन मतलब स्किन के नीचे। और जब हम स्किन के नीचे की बात करेंगे, ठीक है, जब हम स्किन के नीचे की बात करेंगे तो उसका एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस।
तो बीनीथ द स्किन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन और सबक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के नीचे, यानी बीनीथ द स्किन। फिर बात करेंगे तो इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। तो ये एरियोलर टिश्यू जो होता है इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एपिडर्मिस, ठीक है, तो उसके नीचे जो है एरियोलर टिश्यू होता है। तो एरियोलर टिश्यू क्या करता है, स्किन को जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि बोन हो गई, मसल्स हो गई, तो स्किन को इंटरनल स्ट्रक्चर से अटैच रखने का काम करता है एरियोलर टिश्यू। अगर हम स्किन को खींचें, अपने हाथ की स्किन को खींचें, तो स्किन बाहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये स्किन इंटरनल स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। और अटैच्ड क्यों है? क्योंकि ये नीचे जो है स्किन के अंदर, स्किन के नीचे की तरफ जो है एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है, जो इसको इंटरनल मसल्स और बोन के साथ अटैच रखता है। ठीक है, ये बात है किसके बारे में? एरियोलर टिश्यू के प्रेजेंस के बारे में। अब अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स को देखना है हमें। एक तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस दिखेगा, और जो भी ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये एम्प्टी स्पेस एग्जैक्टली मैट्रिक्स है इसका। जो भी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दैट इज व्हाट इट इज, मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, फिलर मटेरियल, जो भी बोल लीजिए। और इसमें हमें कई तरह की सेल्स दिखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी सेल्स दिखेंगी। सो वी विल सी फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये वो सेल्स हैं जो फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर का भी फॉर्मेशन करती हैं, इलास्टिक फाइबर का भी फॉर्मेशन करती हैं, दोनों तरह के फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इन्हें कहा जाता है फाइब्रोब्लास्ट। यहां पर हमें ये ब्लू कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं। ये ब्लू कलर के फाइबर्स जो बने हैं, ये कौन से हैं? कोलेजन फाइबर। तो यहां पर जो फाइब्रोब्लास्ट है वो हमें कोलेजन फाइबर के साथ अटैच दिख रही है, यानी यही फाइब्रोब्लास्ट इस कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करती। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमें डायग्राम से समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हमें कुछ यहां पे एक सेल दिख रही है रेड कलर की, जिसका नाम है मैक्रोफेज। ध्यान से सुनना, रेड कलर की सेल है। ऐसा जरूरी नहीं कि रेड कलर होता है, लेकिन यहाँ पे अब कलरेशन दिया है तो इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये एक सेल दिख रही है जो है मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में हमें सूडोपोडिया दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सूडोपोडिया। सो वी कैन सी सूडोपोडिया ओवर हियर। हमें सूडोपोडिया दिखाई दे रहा है। और सूडोपोडिया अगर आपको याद होगा तो हमने अमीबा में पढ़ा हुआ है। तो ये अमीबा शेप सेल्स होती हैं, अमीबॉइड सेल्स होती हैं। अमीबा शेप सेल्स को अमीबॉइड सेल्स कहते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स होती हैं जो सूडोपोडिया कंटेन करती है, और हमारी बॉडी में अमीबॉइड शेप सेल्स या अमीबा शेप सेल्स जिनमें सूडोपोडिया पाया जाता है, तो हम डिमार्केट करते हैं किसको? WBCs को। तो ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन WBC की तरह पाया जाता है, क्योंकि इनमें सूडोपोडिया मिलता है। फंक्शन इसका क्या होता है अगर हम समझें, तो मैक्रोफेजेस का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करना, यानी जो भी एक्सटर्नल सेल या एक्सटर्नल मटेरियल बॉडी में आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन का मतलब जो बॉडी के बाहर से आया हो, तो फॉरेन पार्टिकल आता है या फॉरेन मटेरियल आता है, उस फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल को ये जो मैक्रोफेजेस है ये उसको खा जाती हैं। दे ईट ऑन द एक्सटर्नल मटेरियल या एक्सटर्नल पार्टिकल, उसको खा पी के डाइजेस्ट कर देती हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है मैक्रोफेज। फेज वर्ड आया किससे? फैगोसाइटोसिस से। तो ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाली सेल्स हैं जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। बॉडी में
अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये किसके जैसी होती हैं? WBCs के जैसी होती हैं, क्योंकि इनमें भी सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें जो है WBCs के जैसा फैगोसाइटोसिस भी पाया जाता है और इसीलिए हम इन्हें WBC लाइक सेल्स कहते हैं। ठीक है, WBC के ही दूर के रिश्तेदार हैं ये। स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, सूडोपोडिया भी वैसा ही है, फंक्शन भी वैसा ही है, लेकिन ये खास जगहों पर पाए जाते हैं और केवल फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ठीक है, पहला सेल हमने देख लिया। केवल यही बात नहीं, हमें यहां पर कुछ WBCs भी दिख रही हैं। अगर आप इधर देखेंगे ना, यहाँ पे ये हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। मैं हेडफोन जैसा न्यूक्लियस क्यों बोल रहा हूं? सपोज करिए ये हेडफोन है, ये हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, तो हेडफोन शेप न्यूक्लियस पाया जाता है एक खास तरह की WBC में, जिसे हम इओसिनोफिल कहते हैं। तो ये भी हमें क्या दिख रहा है? WBCs दिख रही हैं। फाइब्रोब्लास्ट हमने देख लिया। हमें यहाँ पे कुछ ये येलो कलर की जो सेल्स दिख रही हैं, येलो कलर की सेल्स, सम ऑफ द सेल्स, बहुत ज्यादा नहीं होंगी लेकिन कुछ होंगी, ये हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होती हैं? फैट स्टोर करने वाली सेल्स। ऐसी सेल्स जो बॉडी में फैट स्टोरेज करती हैं, उन्हें कहा जाता है एडिपोसाइट्स। तो यहां पे एरियोलर टिश्यू में कुछ एडिपोसाइट्स पाई जाती हैं। सम ऑफ द एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। फिर यहां पे देखें तो हमें कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। और अगर आपको याद होगा कैपिलरीज की हमने कौन सी, कैपिलरी की जो वॉल होती है कौन सी लेयर होती है आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोथीलियम। तो यहाँ पे हमें ये एंडोथीलियम लेयर दिख रही है, ये ब्लड कैपिलरी दिख रही है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई भी पाई जाती है एरियोलर टिश्यू में। फिर ये ब्लू कलर के हमें दिख रहे हैं कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर। और अंदर ही अंदर यहाँ पे हमें बहुत सारे रेड कलर के भी कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर इलास्टिक फाइबर। तो जो बंडल हमें मोटा थिक बंडल दिख रहा है दैट इज कोलेजन फाइबर एंड द थिन फाइब्रिल्स जो हमें दिख रहे हैं वो हैं कौन से? इलास्टिक फाइबर। ठीक है, फिर ये हमें अलग अलग तरह की WBCs दिख रही हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी WBCs हैं और इनके क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट है और अलग अलग तरह की WBCs भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमें सेल दिख रही है वो है मास्ट सेल। मास्ट, MAST, मास्ट सेल, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सिक्रेटरी सेल है and this cell is involved with secretion of histamine, heparin and other कुछ और भी कंपाउंड है, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये कुछ कंपाउंड हैं जिसके लिए ये मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये मास्ट सेल करती क्या है? तो ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसका नाम है हिस्टामिन, और हिस्टामिन बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है या इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल एक्शन होता है तो हमारी बॉडी उस एक्शन के अगेंस्ट कुछ लोकल रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे सपोज करो हमें कहीं मच्छर काट लिया, हाथ में मॉस्किटो बाइट कर लिया, काट लिया, तो हम क्या करते हैं? उसको खुजली कर देते हैं। तो मच्छर ने काटा और हमने खुजली भी कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटर्नल एक्शन हो गया। अब इस एक्सटर्नल एक्शन के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? लोकल रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। और कौन से लोकल रिस्पॉन्स हो जाएंगे भाई? रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा और लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 जो साइन जनरेट होंगे इन्हीं को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है बाय सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जब हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं तभी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखे जाते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, राइज इन टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन।
ये इन्फ्लेमेशन के कॉमन जो है उसके साइन है जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट अलग अलग सेल्स फाइबर्स का हमें दिखेगा, और ये बड़ा ही फेमस डायग्राम है, उसको हम कहेंगे ये किसके बारे में बात कर रहा है, एरियोलर टिश्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने जो अभी पढ़ा उसी का थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। हमने दो सेल्स के बारे में पढ़ा और दोनों सेल्स का थोड़ा सा डिटेल वर्जन हम यहाँ पर देखेंगे। हमने मास्ट सेल्स के बारे में पढ़ा, और मास्ट सेल्स जो हैं ये हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है हिस्टामिन। हिस्टामिन का सिक्रीशन बॉडी में एलर्जी, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को लीड करता है। तो अगर बॉडी में एलर्जी होती है तो उसका रीजन कौन है, इन हिस्टामिन। बॉडी में स्वेलिंग आती है तो वो भी किसकी वजह से, हिस्टामिन। और ये दोनों ही, या बोला जाए स्वेलिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन एक कई अलग अलग साइन का कंपाउंड जो है इम्पैक्ट होता है, बॉडी रिस्पॉन्स देती है, वो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, राइज इन टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शन ये पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। सपोज करिए आपके कोई पड़ोसी या कोई ऐसा फ्रेंड हो जिससे आपकी बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है, और अचानक से किसी दिन अपनी बात बिगड़ जाती है, उससे बहस हो जाती है किसी कारण से, और आप उसे खींच के, एक पूरी ताकत से एक थप्पड़ खींच के लगाते हो। ठीक है, जितनी ताकत है आपके अंदर पूरे एक ताकत खींच के आपने लगाई और थप्पड़ जड़ दिया उसको। अब क्या होगा भाई, बवाल तो बाद में होगा, लेकिन तुरंत क्या होगा, तुरंत जो थप्पड़ पड़ा गाल पे निशान आएगा, रेडनेस, पहला लाल हो जाएगा भाई। दूसरा स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग। तीसरा दर्द होगा, जाहिर सी बात है, पड़ी है, अच्छे से पड़ी है, पूरी ताकत से पड़ी है, दर्द भी होगा। तो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। अब वहां देखोगे ना तो उसके कान गर्म हो जाएंगे, उसको गरम गरम फील होगा। ठीक है, जब जब पड़ती है ना तो गर्म, पूरा शरीर में ऐसा लगता है वहां गर्मी दौड़ गई है, तो वो गर्म फील होगा। तो राइज इन टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां पे रेडनेस आई है, और फ्लो ब्लड का बढ़ गया है तो स्वेलिंग भी आई है। अब उसको दो चने चबाने को दे दो, उधर से जिधर पड़ी है उधर से बोलो चने खा के दिखाओ, तो नहीं खा पाएगा। तो वो मतलब जो फंक्शन था वो भी बंद हो जाएगा। कब तक बंद हो जाएगा, जब तक बाकी फंक्शन, बाकी जो साइन है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते, तब तक उधर से कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये 5 उंगलियों का थप्पड़ पड़ा था और 5 साइन इन्फ्लेमेशन के आते। ठीक है, इसको ध्यान से रखो। जब भी इन्फ्लेमेशन भूल जाओ, अपने बगल में जो हो उसको एक थप्पड़ दो और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन को याद कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना, मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का ही एक जो है पार्ट है स्वेलिंग। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी समझो, एलर्जी बड़ा ही सब सुनते हैं, हमको एलर्जी है, इससे एलर्जी है, फलाना से एलर्जी है, ढिमाका से एलर्जी है, किसी को पॉलन से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, अलग अलग चीजों से एलर्जी पाई जा सकती है। एलर्जी होता है हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स। अब बोलो सर ये क्या होता है,
तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाए और जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स शो करने लगे तो वो कंडीशन एलर्जी कहलाती है। ठीक है, इसको याद है। किसी को पॉलन से, किसी को एग से एलर्जी, किसी को ब्रिंजल से एलर्जी, किसी को टोमेटो से एलर्जी, मुझे जिंजर से एलर्जी। तो होता है बॉडी जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स देने लगे तो उसे एलर्जी कहते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी हिस्टामिन की वजह से। तो हिस्टामिन की इंपॉर्टेंस बहुत है। यहां तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, जब हम हेल्थ डिजीजेज और इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगी। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो फाइबर और मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं। याद रखना, मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन फाइब्रोब्लास्ट करते हैं, फाइबर का भी सिक्रीशन फाइब्रोब्लास्ट करते हैं। फाइबर का तो हमने पढ़ा था, फाइबर के साथ साथ मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा भाई। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस यानी खा जाना। जो भी एक्सटर्नल पार्टिकल या एक्सटर्नल कोई सेल, बैक्टीरिया वगैरह आया बॉडी में, उसको खा गए। तो इन एक्सटर्नल पार्टिकल या एक्सटर्नल सेल को इनगल्फ करना, उन्हें डाइजेस्ट करना कहलाता है फैगोसाइटोसिस। और ये परफॉर्म करती हैं कौन? मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी लाइक सेल्स होती हैं, और ये डब्ल्यूबीसी लाइक सेल्स जो हैं ये डिफेंस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। मैक्रोफेजेस इम्यूनिटी को मेंटेन करती है हमारी बॉडी की, और बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। जैसे अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में मोनोसाइट्स पाई जाती हैं। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी ब्लड सेल्स क्या बोले, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज होती हैं मोनोसाइट्स। दे आर मेजर फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। मेजर, सबसे ज्यादा जो फैगोसाइटोसिस अगर ब्लड में कोई सेल परफॉर्म करती है तो वो करती है मोनोसाइट्स। लंग्स में पाई जाती है डस्ट सेल्स, ब्रेन में पाई जाती है माइक्रोग्लियल सेल्स, ये न्यूरोग्लियल सेल्स का टाइप है। लिवर में पाई जाती हैं कूफर सेल्स, ये भी मैक्रोफेजेस हैं जो लिवर में है। थाइमस में हेजल्स कार्पसेल्स, और स्प्लीन में रेटिकुलर सेल्स या रेटिकुलर सेल्स बोल सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मैक्रोफेजेस विच आर प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस पार्ट्स इन आवर बॉडी। अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेस हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू का बेस बनाता है और अलग अलग टिश्यूज के अटैचमेंट में हेल्प करता है। जिसमें कि हम बात करते हैं जो हमारी स्किन है, स्किन का अटैचमेंट अंडरलाइंग जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स और बोन, उनके साथ पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू कहते हैं क्योंकि यही वो टिश्यू है जिसमें फैट स्टोरेज पाया जाता है। ये ऐसा टिश्यू है जिसमें नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स बहुत हाई नंबर में पाए जाते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। और एडिपोसाइट्स क्या होती हैं? एडिपोसाइट्स आर फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, फैट स्टोर करने वाली सेल्स होती हैं और उन सेल्स को हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स। डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा समझते हैं इसको, तो हमें इसका पूरा जो प्लान है वो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारी बॉडी में एरियोलर टिश्यू है, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, अगर एरियोलर टिश्यू में हमने देखा था, एरियोलर टिश्यू में भी कुछ एडिपोसाइट्स प्रेजेंट थी, वहां पर भी कुछ फैट स्टोर करने वाली सेल्स पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि यदि ऐसा हो एरियोलर टिश्यू में एडिपोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देन इट विल बिकम एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स इंक्रीजेज इन एरियोलर टिश्यू देन इट विल बिकम एडिपोज टिश्यू, यानी वो ऐसी सेल हो जाएगी जिसका मेन फंक्शन हो जाएगा फैट को स्टोर करना। और ये भी कहां पाई जाती है? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, क्योंकि एरियोलर टिश्यू भी वहां प्रेजेंट था।
ये भी वहां पर प्रेजेंट होती है, यानी सबक्यूटेनियस पार्ट में ये पाई जाती है। ठीक है, सबक्यूटेनियस रीजन यानी सबक्यूटेनियस इसकी प्रेजेंस स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस मतलब बीनीथ द स्किन, इसको याद रखना, बार बार बोलूंगा मैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू हमारी बॉडी में ये दोनों मिलते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब इसमें सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं भाई? एडिपोसाइट सेल्स हैं। एडिपोसाइट्स कैसी होती हैं भाई? दे आर लार्ज सेल्स, लार्ज होती हैं, ओवल और पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, बड़ी होती हैं, और ओवल और पॉलीगोनल सेल्स होती है। और बड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर फैट स्टोर करने वाला एरिया पाया जाता है, दे परफॉर्म फैट स्टोरेज। तो यहां पर ऊपर जो है एडिपोसाइट्स दिख रहे हैं, एडिपोसाइट्स के अंदर जो खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह में ही फैट का स्टोरेज पाया जाता है। दे कंटेन फैट स्टोरिंग एरिया, इनमें ही फैट, बॉडी में जितना एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा उतना फैट ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम अभी डिस्कस एक पॉइंट और करेंगे इसमें, कंपैरिजन। अभी हम आपसे एक और कंपैरिजन पे बात करेंगे। तो सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एडिपोसाइट्स कहते हैं, और एडिपोसाइट सेल्स जो है फैट स्टोर करती हैं। जिसके अंदर जितना ज्यादा फैट स्टोरेज होगा वो उतना ज्यादा ओबेज होगा। ओबेज मतलब मोटा, ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो ये फैट स्टोर करती है। एक्सेस न्यूट्रिएंट, फैट कैसे बनता है? जब बॉडी में इनकमिंग ज्यादा होती है। इनकमिंग मतलब जो न्यूट्रिएंट की इनकमिंग, और हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आउटगोइंग होती है, तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से एटीपी बनती है, वो एटीपी मसल्स यूज करती हैं, तो हमारा वेट लॉस होता है। यहां पे क्या है? इफ इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग, यानी बॉडी में एक्सरसाइज कम हो रही है और न्यूट्रिएंट और फूड का इनटेक ज्यादा है, तो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, यानी सबक्यूटेनियस पार्ट में स्टोर होने लगेगा। ठीक है, सबक्यूटेनियस पार्ट में स्टोर होने लगेगा एक्सेस न्यूट्रिएंट। अब बात आती है कि इसका तो फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ फूड, एक फंक्शन समझ में आ रहा है। ये एक्सेस न्यूट्रिएंट जितने हैं उनको ये क्या करता है? स्टोर करता है। क्यों करता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इससे बेनिफिट क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो एडिपोज टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू और एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में हमें सेल्स के अंदर कुछ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसकी वजह से उसका कलर डार्क दिखता है, और उसे ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू में ऐसे कोई पिगमेंट्स नहीं होते, और पिगमेंट्स नहीं होते तो ये इसका जो कलर है वो व्हाइट हमें दिखाई देता है, और इसलिए हम इसे व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये तो हो गया अपीयरेंस, एक ब्राउन दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा, एक लाइट कलर का दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। ये हो गई किसकी बात? अपीयरेंस की बात हो गई। डिफरेंस इनके जो है इंटरनल या इम्पैक्ट इफेक्ट पे आता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू व्हाइट एडिपोज टिश्यू से लगभग 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हम इसी एडिपोज टिश्यू में जो स्टोर्ड फैट है इन्हीं को ऑक्सीडाइज करते हैं और हमारी बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करती है। लेकिन बात हो रही कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू में 20 टाइम्स ज्यादा फैट पाया जाता है इन कंपैरिजन टू व्हाइट एडिपोज टिश्यू। अब बात आती है कि अगर 20 टाइम्स ज्यादा है तो हमारी बॉडी में कौन सा होता है? हमारी बॉडी में होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। लेकिन अगर हम बात करें एम्ब्रियो स्टेज में, अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबीज में, या हम बात करें ऐसे एनिमल्स में जो हाइबरनेटिंग और एस्टिवेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो समर स्लीप या विंटर स्लीप पे जाते हैं, उनमें पाया जाता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो यदि अगर हमारी बॉडी में व्हाइट एडिपोज टिश्यू है और हम बिना खाए पिए 5 दिन तक रह सकते हैं, तो जिसकी बॉडी में ब्राउन एडिपोज टिश्यू है वो उससे 20 टाइम्स ज्यादा दिनों तक रह सकता है, क्योंकि उसे 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलेगी।
तो यानी 100 डेज तक वो रह सकता है। और एम्ब्रियो स्टेज में और न्यूबॉर्न का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, यानी उनकी बॉडी में एनर्जी लॉस का रेट बहुत हाई होता है, इसीलिए उन्हें हाई एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला फैट चाहिए। लेकिन बर्थ के कुछ महीनों बाद, ध्यान से सुनना, बर्थ के कुछ महीनों बाद ब्राउन एडिपोज टिश्यू विल बी रिप्लेस्ड बाई व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू व्हाइट एडिपोज टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। कब होता है? बर्थ के कुछ महीनों के बाद, बोले तो 1 से 2 महीने के बाद ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में और न्यूबॉर्न कंडीशन में ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एंड ऑल्सो इन हाइबरनेटिंग एंड एस्टिवेटिंग ऑर्गेनिजम्स, जो हाइबरनेशन, इसीलिए तो अपन ने देखा ना बेटा, जो ग्रिजली बियर होते हैं या जो पोलर बियर होते हैं, वो 3-3, 4-4 महीनों तक बिना खाए पिए विंटर्स को टॉलरेट करने के लिए वो अपने केव में जो है रहते हैं और वहीं पर बच्चों को बर्थ देते हैं और उन्हें फीड करते हैं 2-3 महीनों तक। और जब हाइबरनेशन से बाहर आते हैं तो एकदम पतले दुबले हो चुके होते हैं, उनके बॉडी का फैट एकदम कम हो चुका होता है। तो ये डिस्कवरी चैनल पे आप लोग देखते होगे, नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पे, तो वहां से आपको इसका आइडिया लगेगा। अभी यहाँ बस हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में 2 तरह का टिश्यू है, एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू और एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू। एडल्ट ह्यूमंस या हम अपनी बात करें तो हम में जो है व्हाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जिसका एनर्जी प्रोडक्शन ब्राउन एडिपोज टिश्यू से 20 टाइम्स कम है। ठीक है, लगभग 20 टाइम्स कम। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, मुझे उम्मीद है इसके अभी बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है और बॉडी में क्यों पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका ओरिएंटेशन और इसकी प्रेजेंस कैसा होता है और कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इसका पहला फंक्शन जो है इमरजेंसी फूड। इमरजेंसी फूड का मतलब अगर बॉडी को नॉर्मली फूड नहीं मिल रहा है तो इमरजेंसी कंडीशन में जो डिपॉजिटेड फैट है बॉडी में, उसी फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है। तो इमरजेंसी कंडीशन में ये फूड सोर्स का काम करता है और इसीलिए लोग जब डाइटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टार्विंग करते हैं, भूखे रहते हैं, जिससे कि बॉडी क्या करती है, इस फैट को ऑक्सीडाइज करने लगती है और ऑक्सीडाइज करने लगती है तो लोग डाइटिंग में क्या होने लगते हैं, अपना वेट लूज करने लगते हैं, बॉडी में फैट कंटेंट कम होने लगता है। ये पहला हो गया। तो अगर हम पूछें कि भाई बिना खाना मिले, अगर खाना नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो दुबला आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा या मोटा आदमी? तो भाई मोटा आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का स्टोर्ड फूड ज्यादा है। ठीक है, उसके पास खुद का स्टोर्ड फूड ज्यादा है जिसको वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकता है। ये पहली बात हो गई। ठीक है, इसलिए इस मायने में मोटा होना बेनिफिशियल है। ठीक है, सभी मायनों में नहीं लेकिन इस मायनों में तो है। दूसरी बात करते हैं, इट प्रोवाइड बायंसी टू बॉडी। बायंसी का मतलब जब कोई वाटर में जाता है तो वाटर की तरफ से लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स होता है उसे बायंसी कहते हैं। तो ये बायंसी प्रोवाइड करता है और डेंसिटी को कम करता है, जिससे कि आदमी फ्लोट कर सकता है। तो यहां भी बेनिफिशियल है कि जिसमें फैट डिपोजिशन ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी और वो डूबेगा नहीं। तो ये फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये बॉडी को बायंसी प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा फायदा मोटा होने का, ठीक है, कि आदमी ऐसे फेंक दो पानी में, समुद्र में फेंक दो, जितना मोटा होगा वो डूबेगा नहीं। ठीक है, उसे थोड़ी सी टेक्निक मालूम हो तो। तीसरा है इंसुलेशन। इंसुलेशन किसका? बॉडी हीट कंजर्वेशन। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और बॉडी से जो हीट लॉस हो रहा है उस हीट लॉस को रोकता है। कौन रोकता है भाई? एडिपोज टिश्यू रोकता है। तो यानी बॉडी में हीट कंजर्वेशन के लिए भी काम करता है। तो यानी जो लोग मोटे होते हैं, ओबेज होते हैं, उनकी बॉडी में हीट कंजर्वेशन भी ज्यादा रहेगा। ये भी एक बेनिफिट है। तो 3 तो बेनिफिट हमें दिख गए। चौथा बेनिफिट भाई, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। ठीक है,
शॉक एब्जॉर्बर का काम कैसे, कहीं अगर गिरेंगे वगैरह तो भाई इंटरनल ऑर्गन्स को जल्दी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि स्पॉन्जी होने की वजह से ये इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक से इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है। कौन बचाता है भाई, तो एडिपोज टिश्यू। तो मोटे होने का चौथा फायदा, ठीक है। तो मोटे होने के मैं फायदे इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूं या मोटा हूं, तो मैं कहता हूं ये फायदे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बेनिफिट याद रखना, ठीक है। तो फंक्शन है किसका, एडिपोज टिश्यू का। और दुबले लोगों में ये फंक्शन कम हो जाते हैं। अब एक और बात आई, मोटे लोग और दुबले लोगों में एक और बात आई कि हम जब एक क्वेश्चन आता है कि एडिपोसाइट्स का नंबर पतले लोगों में ज्यादा होगा या मोटे लोगों में ज्यादा होगा, तो भाई दोनों में बराबर होंगे। नंबर बराबर होता है, साइज और फैट का डिपोजिशन वेरी करता है। जितने एडिपोसाइट्स पतले लोगों में मिलेंगे लगभग उतने ही एडिपोसाइट्स मोटे लोगों में भी मिलेंगे, बस उनमें फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एडिपोसाइट्स का साइज बड़ा होगा। किसमें, इन ओबेज पीपल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एडिपोसाइट्स के नंबर में फर्क नहीं आता, एडिपोसाइट्स के फैट डिपोजिशन में और उनके साइज में फर्क आता है। किसमें, मोटे लोगों में और पतले लोगों में, ठीक है। नोट कर लो इसको, फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हो गए क्या, ये दोनों हो गए हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, और एरियोलर और एडिपोज दोनों में ही इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा पाया जाता है। और एडिपोज टिश्यू में न्यूक्लियस के बारे में भी एक खास बात थी, यहां पर देखेंगे डायग्राम। तो इनका न्यूक्लियस हमें बड़ा ही एक फ्लैट न्यूक्लियस, चपटा फ्लैट न्यूक्लियस दिखता है और सेल में बाहर की तरफ दिखता है। तो फ्लैट न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी, तो यहां पे लिखा है फ्लैट एंड पेरिफेरल। फ्लैट एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पेरीमीटर यानी बाहर की तरफ पाया जाता है, क्या, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये पॉइंट को भी याद रखना, किसके बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, या जिनको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं और फ्लूइड फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। So the tissue present in our body in fluid form and flows in blood vessels, चाहे आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में या लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करते हैं, उन्हें हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और दो तरह का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, ठीक है। इन दोनों को हमें देखना है, दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में दोनों का अलग तरह का सर्कुलेशन होता है, और दोनों के अलग मतलब कुछ फंक्शन तो सेम मिलते हैं, लेकिन दोनों की प्रेजेंस अलग अलग रीजन की वजह से पाई जाती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और इसके दो पार्ट, ब्लड और लिम्फ। सबसे पहले शुरू करेंगे ब्लड को ले, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड से, और ब्लड को पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, और यह अकेला ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड नहीं होता, वो मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। और इसीलिए हम ब्लड को डिफाइन करते हैं कि इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। तो ये दो डिफिनेशन है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। और हम ब्लड की अगर बात करें इसके कलर की, तो कलर इसका रेड मिलता है, लेकिन रेड को लेकर थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कंपेयर करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा और CO2 का परसेंटेज कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें
CO2 का परसेंटेज ज्यादा और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा लाइट रेड मिलेगा, ज्यादा नहीं, जरा सा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें थोड़ा सा डार्क रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये हम पहचान कर सकेंगे कंपेयर करके। एक को देखेंगे तो नहीं पहचान कर पाएंगे, अगर हम दो को देखेंगे, हमारे सामने दोनों सैंपल रखे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड। फिर पीएच की बात आती है। पीएच तो 7.4 हमें ब्लड का पीएच मिलता है, और ये पीएच इनके प्लाज्मा की वजह से मिलता है। तो 7.4 पीएच यानी दे आर स्लाइटली अल्कलाइन, ये थोड़ा अल्कलाइन होते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो कितना ब्लड बॉडी में पाया जाता है, तो बॉडी वेट का अप्रॉक्स 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो सपोज करिए कोई पर्सन 70 किलोग्राम का है, जो कि एक आइडियल नॉर्मल ह्यूमन माना जाता है, और जितने भी डेटा हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो एक 70 किलोग्राम पर्सन को आइडियल मानकर दिया जाता है। तो एक 70 किलोग्राम का पर्सन है जिसको आइडियली माना जाता है, उसकी बॉडी में लगभग उसके बॉडी का 7 to 8% यानी लगभग 5 लीटर ब्लड मिलेगा। ठीक है, तो 5 लीटर लगभग ब्लड पाया जाता है कि इसमें एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में। ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लड के फॉर्मेशन को प्रोसेस को हेमोपोइसिस बोला जाता है, और हेमोपोइसिस एम्ब्रियो स्टेज में अलग जगह पर होता है, और एम्ब्रियो के बाद यानी बर्थ के बाद ये अलग पोजीशन पर होता है। जब हम एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं यानी जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं, बर्थ के पहले इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करते हैं। जब हम इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले फॉर्मेशन शुरू होता है यॉर्क सैक में। तो यॉर्क सैक का एक फंक्शन याद रखना, ब्लड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ब्लड फॉर्म होना शुरू हुआ किसमें? यॉर्क सैक में। कुछ दिनों बाद जब लिवर का फॉर्मेशन हो गया तो लिवर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और लिवर ने आइडियली अगर बात करें तो लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन बना सबसे पहला जिसने ब्लड फॉर्मेशन करना शुरू किया। उससे पहले एक यॉर्क सैक था, यॉर्क सैक भी करता है, लेकिन उसके बाद लिवर जैसे बना, फिर बोन्स का फॉर्मेशन होने लगा, बोन्स के साथ किडनी और स्प्लीन भी बनी। तो बोन्स के अंदर का जो कंटेंट होता है, बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसे बोन मैरो कैविटी कहते हैं, और उस कैविटी के अंदर बोन मैरो सेल्स पाई जाती है। तो बोन मैरो सेल्स में भी इसका फॉर्मेशन होने लगा, एंड बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, सभी बोन्स की बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स। फिर बात आई तो किडनी ने भी ब्लड फॉर्मेशन थोड़ा सा परफॉर्म किया, स्प्लीन भी ब्लड फॉर्मेशन परफॉर्म करता है, लेकिन ये सब कब परफॉर्म करते हैं? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। अब क्वेश्चन आया था, कब आया था? 2016 में। तो 2016 में क्वेश्चन आया कि ब्लड फॉर्मेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, और ऑप्शन दिया था किडनी, बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर। 2016 में जो सेकेंड नीट हुआ था, दूसरी बार, पहली बार तो कुछ गड़बड़ हो गया था, पेपर लोगों ने आउट करवा दिया था, बहुत सारे पकड़े भी गए थे, तो उसको कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद जो है 2016 में जो सेकेंड नीट हुआ था 24 जुलाई को, मुझे याद है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ब्लड फॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो वहां पे याद होना चाहिए कि दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से यॉर्क सैक नहीं है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से लिवर है। तो लिवर में ही ब्लड फॉर्मेशन शुरू होता है, जो ऑप्शन दिए गए थे उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर यॉर्क सैक होता तो यॉर्क सैक करेक्ट आंसर होता। फिर आफ्टर बर्थ की बात करें, बर्थ के बाद यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बाद, और इंट्रा यूटेराइन लाइफ के बाद की बात करें तो 20 इयर्स तक, यानी बर्थ से लेके 20 इयर्स तक, 20 सालों तक, बर्थ से लेके 20 सालों तक जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स। सभी बोन्स की बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन पाया। अब 20 साल के बाद 20 इयर्स तक क्या होने लगता है? मोस्ट ऑफ द बोन्स, जो शॉर्ट बोन्स होती हैं, उनका जो बोन मैरो है वो कैल्सीफाई होने लगता है, उनपे कैल्शियम डिपोजिशन
होने लगता है तो वो बोन मैरो खत्म हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। तो 20 ईयर्स के बाद जो है केवल जो लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो है वहां पर ब्लड का फॉर्मेशन पाया जाता है। तो ये याद रखना कि बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, और 20 ईयर्स के बाद बोन मैरो ऑफ ओनली लॉन्ग बोन्स जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन पाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये इंट्रोडक्शन है ब्लड, बॉडी में उसके कंपोजिशन का, कितना बॉडी में पाया जाता है, और इसके फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। ये प्रोसेस है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हेमेटोलॉजी, जिसमें हम ब्लड के सभी अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक ब्रांच है पूरी जिसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एनाटॉमिकल नॉलेज भी ले लेते हैं भाई। एनाटॉमिकल नॉलेज की बात करें तो आप स्टमक के पोस्टीरियर रीजन पे, यहाँ पर एक छोटा सा ये ऑर्गन है जो स्प्लीन होता है, जिसके बारे में हमने बात करी। साथ ही अगर हम राइट साइड ऑफ एब्डोमेन की बात करें तो हमें लिवर मिलता है, और इस लिवर के दो लोब पाए जाते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब। ठीक है, ये एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस, एनाटॉमिकल स्टडीज की। बोन की बात करें तो हमें समझ में आएगा, बोन के अंदर यहाँ पे हमें जो कुछ कैविटी दिख रही हैं, इस पूरी कैविटी को बोलते हैं बोन मैरो, और इनमें जो सेल्स पाई जाती है उन्हें बोन मैरो सेल्स कहा जाता है। अब कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर बोन्स प्रेजेंट हैं, पूरी तरह से कैविटी नहीं है, स्पॉन्जी बोन पाई जाती है, और वहां पे जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसे रेड बोन मैरो कहा जाता है। बोन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, बोन हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम बस बात कर रहे हैं कि बोन के अंदर जो कैविटी है, तो हमें दो तरह की कैविटी मिलती है। एक जो है कॉर्नर की तरफ, एंड वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं एपीफाइसिस। तो एपीफाइसिस की तरफ जो कैविटी मिलती है उसे बोलते हैं रेड बोन मैरो, और जो सेंटर की तरफ मिलती है उसे बोला जाता है येलो बोन मैरो। तो बोन मैरो के दो पार्ट हमें दिखते हैं, एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड साइड, एंड की तरफ यानी एपीफाइसिस की तरफ होता है, और येलो बोन मैरो जो है वो सेंटर की तरफ होता है। तो ये दो तरह का पाया जाता है बोन मैरो, एपीफाइसिस की तरफ रेड बोन मैरो, और जो सेंटर है इसका जिसे डायफाइसिस कहते हैं, डायफाइसिस की तरफ हमें येलो बोन मैरो मिलता है। ठीक है, तो ये हमें एक ओवरव्यू मिलता है किसका, जो बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और इसी बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस डायग्राम को, हम लोग बोन के एस्पेक्ट में, जब हम बोन डिस्कस करेंगे तो वहां पर इस डायग्राम को, इस बोन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को हम एक बार डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वहां पे डिटेल में देखेंगे तो हमें बहुत से बोन के कंपोनेंट दिखाई देंगे। अभी हम किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम बोन मैरो के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कैविटी है जिसके दो पार्ट रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।